तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 8 का चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर है जो लिखा हुआ है फ्रेंड एंड फोई। तो फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्रता। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं या क्या है? फोई मतलब होता है शत्रु, ठीक है। फोई तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त है या दुश्मन है? तो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो आंखें बनी ही वैसी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दिखाई नहीं दे सकते और हमारे आसपास अवेलेबल हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फायदेमंद होते हैं और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिना मतलब के टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फालतू का ज़िंदगी में आ जाते हैं और हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। फालतू का 10 बीमारी होगा, समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोवेव्स का आखिर है क्या, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स जब पृथ्वी बन रहा था ना, सबसे पहले समझते हैं जो हमारा ब्रह्मांड था वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बना है, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर्स। और जो माइक्रोवेव्स थे वो 3.2 बिलियन ईयर्स पहले आ गए थे पृथ्वी पर। आ गए थे क्या मतलब पृथ्वी पर ही उनका जन्म हुआ था, मतलब वो क्रिएट हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जो जीव जो कि पृथ्वी पर आए या पाए गए या जो क्रिएट हुए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर धीरे धीरे विकास का मतलब इवोल्यूशन हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जीवों में उद्गम हुआ। उन्हीं में क्या हुआ, बढ़ते गए, फिर पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना, फिर वहाँ से एक सेल बना होगा, फिर वहाँ से बनते बनते बहुत सारी चीज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स बने। तो आपने पढ़ा होगा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसे ही माइक्रोइज्म्स का भी विकास हुआ। तो अगर पता किया जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव जो था वो क्या था, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था, ठीक है। तो आखिर माइक्रोइज्म्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल ये होता होगा, आप देखते होंगे कि जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश की मौसम होती है तो क्या होता है कि सरफेस जो होते हैं वो ग्रेइश वाइट कवर से क्या होता है, सरफेस पे पैचेज आने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उस पैचेस को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एकदम छोटे छोटे, वो आंखों से हमारे नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे, ठीक है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तो हमें देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे कुछ राउंड पैचेस होते हैं। तो आखिर भाई वो होते क्या है, ठीक है। अब देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो बहुत, बारिश खत्म होने के बाद बहुत सुगंधित खुशबू आती है। तो जनरली वो एक्टिनोमाइसेटिस होते हैं, एक ईस्ट होता है, ठीक है, मतलब एक तरह का फंगस होता है एक्टिनोमाइसेटिस, जो कि क्या होता है जिसके कारण वो खुशबू हमें स्मेल मतलब फील होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि ये एक छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें उसके लिए सक्षम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए, एक तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इसको माइक्रो भी लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं शायद, ठीक है, जीवाणु बोलते होंगे, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो पढ़ता है ना उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बायोलॉजी होता है, फिर बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में पढ़े उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जैसे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई हार्ट का दुख है, दिल का दर्द उसको है, या दिल का रोग चढ़ा हुआ है, तो उसको क्या हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। किसी का दांत का प्रॉब्लम हो गया है, दांत बीच में है ही नहीं, तो फिर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। दांतों में दर्द, तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, एक फील्ड होता है, जिसके जो पर्सन होता है वो सिर्फ उसी फील्ड के डेडिकेशन होता है और उसी फील्ड में स्पेसिफिक होता है, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं। उसी तरह क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, उनको भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब देखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो हमारे सॉइल में पाए जाते हैं, कुछ हवाओं में होते हैं, एयर्स में होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और हम हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं दे पाते। तो हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, देखने के लिए क्या करेंगे बाबा, उसको देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइक्रोस्कोप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हायर क्लासेस में जाओगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
फिर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। लेकिन स्कूल में जनरली हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें हम स्लाइड यूज करते हैं, उसमें कुछ सॉइल्स डालते हैं, फिर इसको मीडिया में कल्चर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से क्या है पैचेस है, तो वो सब क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के सहारे। क्या हम अपने बिना माइक्रोस्कोप के हम माइक्रोवेव देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अभी तो हम देखे थे ईस्ट होता है ना, फंगस होता है, वो भी तो एक नहीं माइक्रोवेव्स नहीं है, फंगस जो होता है जिसको एल्गी बोलते हैं, मशरूम, वो भी तरह का क्या है, लेकिन माइक्रोवेव्स नहीं बोलते, वो फंगस का एक प्रकार है। ठीक है, बहुत तरह के फंगस होते हैं जो कि एक छोटे छोटे जिसको हम देख नहीं सकते, कुछ होते हैं जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए आप रोटी तो देखे होंगे, सब कोई रोटी देखे होंगे, सब कोई घर में रोटी मम्मी पकाती है। ठीक है, अब मस्त रोटी मिला, खाए, और जाके खाने के बाद क्या कर दिए, थोड़ा सा एक रोटी खाएं और फिर हम छोड़ दिए, बोले कि मम्मी पेट मेरा खराब है अब हम नहीं खा सकते। अब क्या किए, वो जो वो रोटी था उसको रख दिए, मम्मी भी भूल गई, ले लोटा इसको भेजना भी था, इसको कचड़े कूड़े में फेंकना था, मम्मी भूल गई और उधर चूहा लेकर गायब हो गया है, चूहा लेकर गायब हो गया, और चूहा बिल में जब ले जा रहा था तो वो इतना बड़ा था कि वो बिल में लेके जा ही नहीं पाया। अब क्या हुआ, वो रोटी वही रखा हुआ है, किसी को नजर नहीं आ रहा है। 5-6 दिन के बाद वो रोटी नजर आया, मम्मी जब जब किचन को साफ करी थी तो पता चला कि यहाँ बिल में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। जब रोटी का टुकड़ा निकाला तो देखा क्या उसमें व्हाइट पैचेस भरे पड़े हुए हैं, पूरे व्हाइट व्हाइट माइसीलिया ग्रोथ हो चुकी है। तो आखिर वो क्या होती, वो होते हैं क्या, एक तरह के फंगस होते हैं। ठीक है, जिसको राइजोपस कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग म्यूकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल का क्या है, फंगस ही है। ठीक है, अब वो व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ उस पे हो जाता है, जो कि क्या होते हैं ब्रेड पे उगे हुए होते हैं, देखते होंगे, जैसे रोटी बहुत दिनों तक ही छोड़ दो तो क्या होगा, उस पर व्हाइट व्हाइट पैचेस ग्रो हो जाते हैं, वो सब होते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस से जाके चेक करेंगे ना तो हमें दिखाई दे देगा, तो वो सब क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। अब देखिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप, एक होता है मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप जो कि खास कर जो हमें चीजें पढ़नी है, फालतू की चीजें आलतू फालतू नहीं कीजिए, हजार तरह के माइक्रोब्स होते होंगे, हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो 8 क्लास में है, तो हमको जितना चीज जरूरी है उतना ही पढ़ना है। अब 100 चीज जान के पीएचडी करने की आवश्यकता क्या है इसमें। तो अभी मेजर ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, और एल्गी होता है। ठीक है, ये सब कोई ना कभी अपने लाइफ में इस सब का नाम सुने होंगे। ठीक है, कुछ के कारण बीमारियां होती है, छुई छाई लोग करते हैं, ठीक है, खांसी होती है, कुछ के कारण क्या होता है कि घर में पुआ पकवान में भी कुछ कैस्पोर यूज किया जाता है, कुछ एक खतरनाक बीमारियां भी बनाती हैं, और कुछ कुछ होती है जिसका हम लोग दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे मान लो हमको बीमारी हो गया, बुखार लग गया है। ठीक है, अब बुखार लग गया है तो जनरली क्या होता है कि जो मलेरिया होता है, ठीक है, वो कॉज बाई प्लाज्मोडियम होता है, और जो प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, और वो भी एक क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बुझाया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोलेंगे अरे सर वायरस भी तो नहीं दिखाता है, इतना परेशान करके रख दिया है वायरस अब है, मतलब 2020 से लेकर 2023 आ गया, लेकिन वायरस का नाम है ये मिटने ही वाला है। अब देखो बाबू, वायरस एक ऐसा चीज है ना जो दुनिया से कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इंसान का उद्गम हुआ ना तब से लेकर आज तक ये हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो लड़ाई है ना हमेशा चलते रहेगी। ठीक है, अब क्या बताया मैंने शुरू में कि कुछ फायदेमंद है और कुछ हानिकारक है। अब वायरस जो है ना इसके भी कुछ कुछ फायदे हैं, ठीक है, लेकिन उसको टेक्निक का अलग यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके तो भयानक हार्मफुल तो भयानक है। 2 साल तक लोग कोविड में लॉकडाउन होके एकदम ऑनलाइन क्लास पे क्लास किए जा रहे हैं, समझ में घंटा ना कुछ आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम पुई पाए चल रहा है, मैडम उधर क्या पढ़ाई है, सर उधर क्या पढ़ा रहे हैं, घंटा किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए वायरस जो है ना ये एक तरह का ऐसा जीव है ना जिसको बोलते हैं मेजोबायोटिक, बीच वाला इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म है ना अगर उसके अंदर चला गया तो लिविंग फॉर्म में हो जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, लेकिन अगर ये बाहर फॉर्म में है ना तो इनर्ट मटेरियल होता है, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और ये अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या है, अलग है। ठीक है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो होता है ना
अभी मैंने क्या बताया कि वायरसवा इतना बदमाश है ना कि ये खाली होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में मतलब का कि जेमे ये ढूका, जिसमें ये घुसा, जिसको इन्फेक्ट किया, उसी को क्या करेगा, एकदम कंगाल करके रख देगा। मतलब बोलेगा कि हम तुमको इतना कंगाल करेंगे कि हम फैल जाएं और तुम खत्म हो जाओ। तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे इंटर करेगा ना, उसका तबाही शुरू उसी दिन से शुरू होगा। पहले खांसी होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, फिर वायरस पूरे शरीर में फैल जाएगा और बोलेगा चलिए बाबा टाटा बाय बाय करते हैं, आप इस दुनिया से अब निकलिए। ठीक है, अब ये सब क्या है, वायरस का काम है। तो ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म में रहेगा ना तभी ये मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन कॉमन एलिमेंट्स लाइक कॉमन कोल्ड। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ठंडी के दिन आता है, छाई छुई लोग करना शुरू कर देता है। इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू होता है, सुने ना, फ्लू फ्लू स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू, सुने हो ना, ये सारा क्या है, एक तरह का वायरस ही है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कॉज बाई वायरसेस। पोलियो तो सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी के, बचपन में सब कुछ सुई सुई नहीं, 2 बूंद जिंदगी के मिलता है। ठीक है, बचपन में सब कोई पिया होगा, पिया तो होगा ही ना, क्योंकि पोलियो एक तरह का बहुत ही खतरनाक क्या था, डिजीज था। उसको इरेडिकेट करने के लिए हम पहले ही क्या किए, वैक्सीन दे दिए पोलियो के फॉर्म में, ताकि वो वायरस आए भी तो वो इम्यूनिटी हमारा डेवलप कर सके। चिकन पॉक्स, बाप रे बाप, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, दाना दाना पूरा शरीर पर फैल जाता है। तो अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, मान लीजिए पॉक्स आ गया, ठीक, पॉक्स जितना भी हो गया, किसी भी बीमारी क्लास में पॉक्स लगा है, समझिए वो क्या है, वो किसके कारण होगा, वायरसवा के कारण होगा। किसी क्लास में फ्लू लग गया, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू, ठीक है, वो भी किसके कारण है, वायरसवा के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, वायरसेस के डिजीज है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, डिसेंट्री का होता है, मलेरिया का होता है, प्रोटोजोआ। तो वहाँ भी बताए क्या है कि जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है, तो जनरली किसके कारण होता है, किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, वेरस टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जो टाइफाइड और टीबी एक तरह के बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब देखिए ये सब जितने भी चीजें हैं ना, ये आप क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़े होंगे, लेकिन ये सब तो बेसिक चीजें हैं, इसे भी आप ये सब समझ पाएंगे। अभी देखिए ये बैक्टीरिया है, ये दोनों बैक्टीरिया है, लेकिन क्या इस दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अभी हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया। ठीक है, ये देखिए किस शेप का दिख रहा है, ये अलग शेप का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया है, इसको माइक्रोस्कोप से बाबू चेक किया गया है। ठीक है, ये है एल्गी, स्लामिडोमोनास स्पाइरोगैरा। ठीक है, इसमें फ्रैगमेंटेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अमीबा होता है, जिसका नाम सुने होंगे, बचपन से लेकर सबसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होता है, अमीबा, मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। वैसा सेल जो कि रिप्रोड्यूस करता है अमीबा, वैसा सेल जो कि बाइनरी फिजन करता है अमीबा। बाप रे बाप, इतना नाम इसका सुना है कि हर कोई सुना होगा अमीबा क्या होता है, पैरामीशिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्रेड मोल्ड। अब देखो ये जो रोटियां होता है ना, जो चूहा लेके भागा था किचनवा में, अब उसके ऊपर जो रोटियां पे व्हाइट व्हाइट जो फफूंदी आ गई थी, वो सब क्या था, ब्रेड मोल्ड। मतलब उसी पर ये सब क्या है, ये फंगस ऐसे ग्रो करता है। अब इसको चेक किया गया है माइक्रोस्कोप से, इन्हें वैसे जाके चेक करेंगे नहीं दिखाई देगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ऊपर से सिर्फ उसके स्पोर दिखाई देंगे। ये हो गया पेनिसिलियम, इसको भी हम लोग देखेंगे। एस्परजिलस, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे, ये फंगस एक तरह का एस्परजिलस, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए बउआ लोग कि आखिर ये माइक्रोऑर्गेनिम्स रहते कहाँ है भाई, हैं, हमने के तो घर है, हम तो अपना घर में रहते हैं भाई, ये माइक्रोऑर्गेनिम्स कहाँ रहता है, क्या इन लोग का भी घर है, चलिए देखते हैं है कहाँ है। तो माइक्रोस में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिम्स होते हैं वो सिंगल सेल की तरह होते हैं, इसमें मान लो क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, सच एज सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी भी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल, या तो सिंगल सेल होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे। सिंगल सेल उसको बोलते हैं, सिंगल सेल को यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना हुआ जीव जंतु क्या है, यूनिसेलुलर। और बहुत सारे सेल से बना हुआ जो जंतु है वो गया मल्टी सेलुलर। आप बताओ हम क्या है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, इंसान जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, बताइए। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब है ना, बहुत ही मतलब
डाइवर्सिफाइड होता है, हर तरह के जिंदगी में पनप जाता है। मतलब एक रात ताजे होटल में रखिए तब वो पनपेगा, झोपड़ी में रख दीजिए तब, मतलब कहीं भी अडॉप्ट कर जाता है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म एक ऐसे होते हैं ना, जो कि एक बर्फ होता है ना, बर्फ बर्फ होता है ना, ग्लेशियर, उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं। और एक हॉट स्प्रिंग, मतलब लावा हुआ फट रहा, उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ रहे हैं? हम नहीं कहता जाया जाए तो फिर का तबीयतें खराब हो जाए। ठीक है। अब देखिए डेजर्ट जहाँ पानी नहीं अवेलेबल होता है, और मार्शलैंड जहाँ बहुत पानी रहता है। अब ये दोनों जगह पाया जाता है भाई, एकदम क्लाइमेट हो, कोल्ड हो या ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ हो, हर जगह माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अरे बाप रे, क्या बता रहे हैं सर, हमारे शरीर के अंदर भी होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म? हाँ, हमारे शरीर के भी अंदर क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है। क्या इससे कोई हानि है? हानि भी और फायदा भी है, बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गन्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि अपने मम्मी पापा डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि अपने मम्मी पापा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि दूसरे पर निर्भर करना पसंद करते हैं। मतलब हमको पॉकेट मनी के लिए हमको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और कुछ होते हैं जो कि अपने कमाते हैं, खाते पीते हैं भाई। तो इस तरह के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और हम, अरे बाप रे बाप, हम नहीं के। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं भाई, तो रोल तो प्ले करवे करता है, तबीयत तो खराब कर देता है, पुआ पकवान बनता है उसमें भी उसका यूज होता है। बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। अब देखिए हर तरीके से, अब क्या बताए, कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है भाई। ठीक है। हर चीज के कोई ना फायदे और कोई नुकसान होते हैं बाबू। ठीक है। जिंदगी में हर चीज के कुछ ना फायदे और कुछ तो नुकसान होते हैं। कम नुकसान होगा लेकिन हाँ नुकसान होता है। ठीक है। स्टडी अबाउट इन डिटेल, चलिए हम लोग विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। क्या बोल रहे हैं सर? दे आर यूज इन द प्रिपरेशन एंड कर्ड ब्रेड एंड केक। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो दहिया हम लोग खाते हैं उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है। छी रे, हम लोग मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म खाते हैं। हाँ, हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म खाते हैं। जो ब्रेड होता है ना, केक खाते हो ब्रेड में आए, मतलब जैम लगा के मस्त खा रहे हो सुबह सुबह। और जो केक तुम लोग खाते हो ना, उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं। सर आज के बाद हम नहीं खाएंगे, कहीं तबीयत तबीयत खराब है। नहीं बाबू, वो बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म है। कर्ड में क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, मिल्क को तोड़ के और बहुत सारे अलग अलग क्या करता है, वाइटमिन्स और मिनरल्स को तोड़ के और उसमें और इनरीच कर देता है। इसलिए दही खाना फायदेमंद है। देखोगे कहीं बाहर जाना है, बाबू दही खा लो, दूध कभी नहीं पीते हैं, दूध पियोगे पेट भी खराब हो जाएगा, पता चले रास्ते में बाथरूम पे बाथरूम जा रहे हैं। ठीक है। अभी देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अरे बाप रे, मतलब कि जब साइंस नहीं था उसके पहले भी माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता था। हाँ, दारू शराब ये सब बनाए में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। और ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट। अब जो ईस्ट है ना, एक तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ठीक है। एक तरह का फंगस का ही ग्रुप में आता है। ठीक है। अब ये क्या करता है ना, रेस्पिरेशन करता है। कौन सा रेस्पिरेशन करता है सर, एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, जैसे मान लो, जैसे दारू कैसे सब बनाता है, पता है कैसे बनाता है? देखो, जैसे फर्मेंटेशन मेथड इसको बोलते हैं। होता क्या है कि मान लो कि चीनी है, तुम भी अपने घर पे ट्राई करते हो, लेकिन बनाना मत, और गलती से पी मत लेना, तो पता चले कि जहर बन गया। समझते हैं? अब तुम पेपर में सुने होंगे कि जहरीले शराब से लोगों की मौत हो जा रही है। अरे बाप रे बाप, मतलब पीता है मर गया। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है बाबू? अब देखिए होता क्या है ना, कि फर्मेंटेशन, हम लोग केक खा रहे हैं उसमें भी फर्मेंटेशन यूज हो रहा है। ठीक है। ब्रेड जो बनता है उसमें भी फर्मेंटेशन मेथड होता है, लेकिन उसमें तो कुछ हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए जो अल्कोहल बनता है ना बाबू, जैसे मान लो गिलास हो गया, ठीक ठीक, इसमें हम क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। चीनी कहाँ डालेंगे भाई? क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ ना चाहिए तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैलेटोज, ठीक है, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। ठीक। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए ना भाई। अब हम यहाँ से हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं
तो हमको एनर्जी चाहिए तभी नहीं काम कर रहा है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ईस्ट डाल दिए, इसमें चीनी डालेंगे, पानी डाल देंगे और ईस्ट डाल देंगे। अब जो ईस्ट जैसे डालेंगे ना, इस एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने लगेगा और क्या करेगा, जो चीनिया को पूरा खा जाएगा और CO2 प्रोडक्शन शुरू कर देगा। और इसके अंदर जितना भी चीनी होगा ना, वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, चलो सही है। यही कभी कभार क्या होता है, इथेनॉलवा मिथेनॉलवा में कन्वर्ट हो जाता है, और मिथेनॉलवा ना बहुत जहरीला होता है। इसको पी लीजिएगा ना तो ऊपर का टिकट का हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जहरीले शराब से लोगों की मौत हो जाती है। अब देखिए, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अरे मतलब साफ सफाई का भी काम करते हैं। हाँ भाई, सब करते हैं, लोग की जिंदगी भी खत्म कर देते हैं और इन्वायरमेंट को भी साफ सफाई उसको भी जिंदगी खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स, मतलब सब्जी के छिलका, प्याज के छिलका, सेब के छिलका, नारंगी के छिलका, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा, रिमेन्स ऑफ गोबर हो गया, पेड़ पौधे सड़ते हैं, आखिर कहाँ जाते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस and usable substances by bacteria. Recall that bacteria also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब देखिए भाई, अब जो एग्रीकल्चर में है ना, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूम प्लांट जैसे हो गया, दाल हो गया, तिलहन हो गया, ये सब क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट। इसका जो रूट होता है ना, उस रूट में क्या होता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम हुआ है ना, क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर प्लांट को नाइट्रेट के फॉर्म में सप्लाई कर देता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमारा इंडिया में ना नाइट्रोजन की बहुत कमी है। ठीक है, हर आदमी लेके यूरिया नहीं छीट सकता है, आप देखे भी नहीं होंगे। आप कभी देखना दाल के खेत में कभी यूरिया का छिड़काव नहीं किया जाता है। ऐसा ही इसलिए ना, क्योंकि उसका जो रूट होता है ना, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और वही राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। तो इससे सॉइल क्या होती है? फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो बउआ लोग आगे देखते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है। अरे ये सब चीज़ तो पढ़िए लिए होगे, घर पे देख लेना, मम्मी से पूछ लेना, मम्मी दही कैसे बनाते हैं, तो मम्मी जोरन लाती है, ठीक है, और दूध में डाल देती है, अगला दिन दही बन जाता है। अरे बाप रे, ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम फास्ट। उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और वही रात भर में इतना मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, इतना रिप्रोडक्शन करते हैं कि पूरा दही के पूरा दूध को कबाड़ के दही में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? Curd contains several microorganisms of this bacterium. Lactobacillus promotes the formation of curd. अरे हाँ, ये तो बता ही चुके हैं। चलिए, it multiplied in milk and converts into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. और ये जो बैक्टीरिया है ना, खाली दही बनाने में काम नहीं आवत है, चीज़ों बनाता है, पिकल्स भी बनाता है, अचार, अचार विचार। ठीक है, और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स, जैसे इडली डोसा का नाम सुना हो? डोसा, डोसा कैसे बनत है? पता करना। ठीक है, सूजी, सूजी की नहीं सूजी, सूजी जिसको बोलते हैं रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरास इन कर्ड। ठीक है, इस सब में क्या होता है? बैक्टीरिया का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होता है। जैसे अभी हम क्या बताए, इडली में जो होता है, इस समय क्या होता है? ईस्ट डाला जाता है, वो फर्मेंट होता है। जैसे देखते हो ना ब्रेड के ऊपर, आप देखना ब्रेड जो होता है ना बाबू, ब्रेड के ऊपर से छेद होता है, फफूंदी टाइप का, वो इसलिए होता है क्योंकि फर्मेंटेशन मेथड से वो बना होता है। बुझाया? बुझाइए गया होगा। अब देखो, आई एक्सपेरिमेंट हुआ ना, हर आदमी घर में किया होगा, और मम्मी से जाके पूछे ना, वो खावा सोडा के जगह कुछ लोग ईस्ट यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर होता है ना, पहले लोग बायोलॉजिकल यूज करते थे, मतलब उसका, आजकल केमिकल यूज कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करके काम हो जाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वही भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय क्या करेगा? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ये होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज and which provides what? The breaking and provides energy, that is respiration। मतलब ग्लूकोज के तूड़ तूड़ के, टुकड़ा टुकड़ा में चीर फाड़ के, ठीक है, उसको जो एनर्जी देता है ना, उसे वो क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो
ऑक्सीजन का प्रेजेंस में नहीं होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। बुझाया? अब देखिए, बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ऐसे ऐसे पेप्सी लेकर छोड़ देना, कहाँ होएगा? फुर्र। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर बहुत सारे गैसेस भरे रहते हैं। ठीक, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। केक, यही सारा यूज होता है। क्या होता है, जैसे यीस्ट यूज किया जाएगा, जैसे मान लो आटा है, आटा के गूंथ दिए, उनमें यीस्ट डाल दिए, वो क्या होगा? आटा जो होगा, पनिया तो है ना, वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, 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 बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अब मस्त चूहा बनाए, ताल दिए, ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, वो ऐसा होता है, फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट होता है, और ईस्ट क्या करता है, उसको और मुलायम बनाता है, और उसको उसके वॉल्यूम जो होता है उसको बढ़ा देता है, डफनेस। ठीक है, डफनेस मतलब और मुलायम उसको बना देता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो ये तो हमने घर द्वार में, खेती बाड़ी में यूज कर लिए। अब एक कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है, मतलब कहाँ इसका कमर्शियल यूज होता है? भाई जरूर होता है ना। है, यहाँ ना बिहार में ना बैन है दारू, हर जगह थोड़े बैन है। बैन भी कहाँ है, हर जगह मिलता ही है। ठीक है, तो मिलता है, बैन है। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juices, etc. अब देखिए बाबू, ठीक है, कुछ लोग पूछेगा अरे शराब दारू पीते हैं, अरे बाबू हम नहीं पीते हैं। ठीक है, फालतू का चीज़ है ये सब। आगे देखिए, देखिए एक बार टेस्ट किए थे हम लोग कोर्स में था, मतलब टेस्ट करा जाता है कि भाई अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है, वो उनके कोर्स में था, फर्मेंटेशन मेथड से बनाना था, तो वहाँ हम एक बार टेस्ट किए थे। माइक्रो इज यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब देखिए, जो अल्कोहल होता है, वाइन होता है, विनेगर जो होता है, ये सब किससे बनता है बाबू? माइक्रोगेम से बनता है, बिना ईस्ट के ये सब नहीं बन सकता है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है उसका अल्कोहल वाइन बनाने में यूज होता है। अब देखिए, दारू के भी तीन चार टाइप होते हैं, एक होता है रम, एक होता है विस्की, एक होता है वाइन, एक होता है बियर। ठीक है, अब बियर जो होता है ना, उसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है? कितना? लगभग 7 से 8% का अल्कोहल होता होगा। सबसे ज़्यादा जो होता है ना अल्कोहल प्रेजेंट, वो होता है एक फेनी, गोवा का एक ड्रिंक है फेनी। ठीक है, गोवा का एक ड्रिंक है फेनी, उसमें 40 से 50% के आसपास अल्कोहल होता है। और जो आपका विस्की होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। मूवी में देखे हो ना, दारू पीता है, हीरो पीता है या कोई पीता है, उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा लेगा, एक गिलास में एकदम तनिया सा लेगा, फिर पानी डाल देगा, अब बर्फू डालता है सब, क्योंकि वो विस्की हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अल्कोहल होता है। ऐसे डायरेक्ट पिएगा ना तो पता नहीं, कर दिया शराब दिक्कतें है, इसीलिए थोड़ा वो पानी यूज़ करता है ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूम करेगा ना, होते हैं कुछ लोग मार लेते हैं भाई, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सब सारे किससे बनते हैं, तो फर्मेंट, ये सब सारे फ्रूट से बनते हैं। ये सब क्या है, फर्मेंटेशन मेथड से वाइन और अल्कोहल या रम या विस्की ये सारा बनता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड शुगर हैज बीन कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉट फर्मेंटेशन। मतलब वही जो शुगर है उसी को तोड़ तोड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ठीक है, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब जो शुगर था उसको कन्वर्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अल्कोहल होता है जैसे नाम सुन लगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब होता है ना, तो इथेनॉल को जो होता है जनरली हम लोग कंज्यूम करते हैं। बाकी अब वही अगर मीथेन में कन्वर्ट हो गया ना तो मिथेनॉल बन जाएगा, और वो क्या हो जाता है, जहरीला होता है। अभी देखिए, एक लुइस पास्चर थे। ठीक है, ठीक है, लुइस पास्चर थे, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। और बताइए 1857 में क्या हुआ था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था। थोड़ा एसएसटी भी पढ़ो यार, खाली साइंस पढ़ने से नहीं होगा, एसएसटी भी थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनी हुई थी 1857 में, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हम इंडिया के बोलते हैं 1857। उसी समय लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का विधि डिस्कवर किया था, इनको पास्चुराइजेशन, ठीक है, पास्चुराइजेशन मेथड डिस्कस किया गया था। आजकल देखते हो कि जो दूध आता है ना, बोलते हैं कि 3 महीने तक रखिए खराब नहीं होगा, आखिर बोलते क्या है, क्योंकि वो पास्चुरीकृत, हिंदी में बोलते हैं, पास्चुराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, दूध को एकदम प्रोसेस करके रखते हैं। उससे क्या होता है, चीज़ें खराब नहीं होती है, लंबे समय तक आप उसको फ्रिज में रखिए चाहे कहीं रखिए, ऐसे ही रख दीजिए, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, और आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई इसका मेडिसिन में भी होता है, हाँ बाबू हर जगह यूज होता है। अब देखिए, जब भी आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाएंगे, पहले मम्मी के पास, मम्मी तबीयत खराब हो गया है। फिर जाएंगे, मम्मी बोलेगी डॉक्टर के पास चलो।
ठीक है। और डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, तो बोलेगा बाबू टैबलेट खा लियो, बस हो गया, या थोड़ा सा इंजेक्शन दे देगा, हो गया ठीक। ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक बहुत सारे टैबलेट होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट, और ये इंजेक्शन हो गया जैसे पेनिसिलिन, ये सब देंगे और तुरंत तुम चंगा चंगा सी हो जाएगा। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो। अब ये जितने भी मेडिसिन बनते हैं इतना बड़का बड़का टैबलेट जब तुम खाते हो चाहे इंजेक्शन में ठूसते हो, वो सब कहाँ से आता है भाई? दवाइया केमिकल आता किधर से है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मेडिसिन होते हैं वो करते क्या है? या तो बीमारी को खत्म कर देंगे, ठीक है, बीमारी को खत्म करते हैं ना, तो क्या होता है, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो, जो डिजीज कॉज करते हैं ना उन्हीं को क्या करता है, जाके खत्म करता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो वैसा केमिकल टैबलेट इंजेक्शन सब क्या एक तरह का केमिकल है जो कि हमारे शरीर में मौजूद है। बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर को बीमार करे उसको जाके ठू 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 ठूस जाके मार दे, उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आजकल बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ बैक्टीरिया और फंगाई से ही बनती है। ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो कि बैक्टीरिया और फंगाई से बनते हैं। उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लें हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। भाई 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 ये तो भाई भाई थे। ठीक है। 1929 में ना, आपको पता है क्या हो रहा था? है वर्ल्ड वॉर टू की भी शुरुआत हो रही थी। ठीक है। अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, वहाँ रिसेशन आया था, मतलब पूरा बर्बाद हो गया था अमेरिका 1929-1930 के बाद। उसके बाद अमेरिका बोला क्या कि हमको यूरोप से पैसा चाहिए। अब पैसा अपना मंगाने लगा, जितना भी लोन दिया था वर्ल्ड वॉर वन में, और मंगाने लगा। उसके कारण क्या हो गया कि पूरे विश्व में, यूरोप में मंदी मंदी रिसेशन, मतलब हालत खराब हुई लोगों की। अब 1929 से लेकर, ठीक है, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, और फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1943 के बीच चला था, और वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। और जो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, और उन्होंने क्या किया? इन्होंने किस पर वर्क किया? फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब वो एक डिजीज पे काम कर रहे थे, वैसा डिजीज पे काम कर रहे थे जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। उन्होंने अचानक पाया कि ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर्स। उन्होंने पाया कि ये एक प्लेट होता है ना, ऐसे होता है पेट्री प्लेट। उन्होंने बैक्टीरिया पे, डिजीज पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो प्लेट था ना उस पर ग्रीन पैचेस क्या हुए हैं। ये क्या है? ग्रीन पैचेस। एक दूसरे कल्चर में ग्रीन पैचेस क्या हुए हैं? ग्रो किए हुए हैं। ठीक है। ग्रीन मोल्ड, मोल्ड मतलब क्या, वो फफूंदी टाइप का जो नहीं निकल जाता है ब्रेड के ऊपर, मोल्ड। इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेस ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा ये जो मोल्ड ग्रो किया ना बाबू, इसके कारण जो बैक्टीरिया इसके आसपास थे ना वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। अरे बाप रे, का हो गया रे दादा। अचंभित वाली बात है कि भाई ग्रीन मोल्ड जैसे ग्रो किया, उसके आसपास के जितने भी बैक्टीरिया थे ग्रो ही नहीं कर रहे थे। हैं, ये तो रामबाण इलाज हो गया बाबा। In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब जैसे उन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया को मार दिया है, तभी तो भाई ग्रो नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने उस मोल्ड से जो चीज बनाई उसका नाम था पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है ना बाबू, ये रामबाण साबित हुआ दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा लोग घायल हुए और उन्हें पेनिसिलिन दिया जाता था। ठीक है। इसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। समझ में आया? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक। विच आर मेड फ्रॉम, तो वो सब क्या था? उनका कंट्रीब्यूशन था। किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक मैगम्स एंड आर यूज्ड टू क्यूर वैरायटी ऑफ डिजीज। अब जो एंटीबायोटिक होती है वो मैन्युफैक्चर होता है और स्पेसिफिक ऑर्गेन्स है। अब ये ना कि हमको ये एंटीबायोटिक चाहिए तो हर ऑर्गेन्स मिलेगा, नहीं, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेन्स होता है। जो ऑर्गेनिज्म जो जैसा ये जो जैसा केमिकल बना रहेगा सिर्फ वही बना पाएगा ना। ठीक है। जैसे एक मान लो एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस। ठीक, एस्परजिलस होता है, और मान लो पेनिसिलियम होता है, एग्रोबैक्टीरियम पेनिसिलियम इसको बोलते हैं। वो जो है वो पेनिसिलिन जो होता है सिर्फ वहीं से निकलता है, ना कि दूसरे प्लांट से भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी हमें पेनिसिलिन मिल जाएगा, सिर्फ उसी से मिलेगा। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोब इन्फेक्शन इन एनिमल्स।
अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इसको क्या करते हैं जब, अब देखिए खाली बीमारी हमें थोड़ी हो सकती है भाई, जानवर, चिकन, गोट, काऊ, बफेलोस, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, क्या इन्हें बीमारी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साहब। तो फिर इसको क्या करेंगे, जब ये खाना खाते हैं उसी में एंटीबायोटिक्स को मिला के उस चारा में दे देते हैं, और फिर वही क्या करता है, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। किस में, चिकन हो गया, चाहे गाय हो गई, चाहे भैंस हो गई, उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, और इसके कारण वो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन उन्हें नहीं होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लांट डिजीजेस बोले तो जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे बहुत सारे प्लांट्स के डिजीज होते हैं, ठीक है, जैसे टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, कभी देखते होंगे आलू सड़ने लगता है, ठीक है, या कोई कीड़ा ऐसे ही समय से पहले उस पर कोई कीड़ा चढ़ गया, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को डेवलप करते हैं, और वही जो होता है जो भी केमिकल होता है वो हम प्लांट्स को स्प्रे करके देते हैं, और फिर वो डिजीज पूरी क्या हो जाती है, रीड ऑफ हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है भाई, क्वालिफाइड डॉक्टर तो कहाँ, मतलब ऐसे जाते हैं, हाँ बुखार हुआ है, दीजिएगा दो दवाई, पैरासीटामोल दिया, खाया, सो गया, हो गया ठीक, ठीक है। लेकिन जनरली हमें अगर क्या होना चाहिए कि वो तो चलो नॉर्मल ठीक है, आजकल तो हर कोई डॉक्टर ही है, मतलब ऐसा है कि हर कोई अपना कॉमन ट्रीटमेंट खुद खा लेता है। जब भी कुछ हुआ एंटीबायोटिक लो, ठीक, सर दर्द कर रहा है पैरासीटामोल, बुखार हो गया पैरासीटामोल, कुछ भी हो रहा है पैरासीटामोल खा लेता है, और या कालपोल, यही सब है, ठीक है। अब खाएगा और ठीक हो जाता है, लेकिन जनरली हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जब हो, जैसे मान लो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिजीज है, तब आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके खा लिए, ठीक है। आजकल तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, किसी को डायबिटीज भी है, हार्ट का रोग भी है, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम, बाप रे इतना डिजीज है, कोनो दवाई खा लिया तो हो सकता है कुछ अलग डिजीज हो जाए, ठीक है, इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर से सब प्रिस्क्राइब रहना चाहिए। अब समझते हैं वैक्सीन। अरे बाप रे, वैक्सीन लगाया कि नहीं, कौन सा, बूस्टर डोज, फर्स्ट सेकंड तो हम भी लगा चुके हैं, बूस्टर डोज भी लगवाओ जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन के नाम से तो सब कोई जानते हैं, जो नहीं पढ़ा होगा वो छोटा बच्चा वो जानता है वैक्सीन, हाँ सेकंड डोज लगा लिए, फर्स्ट डोज हाँ लगा लिए, बूस्टर डोज ये क्या होता है, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है, जब कोई व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर वायरस घुस गया, ठीक, अब जब वायरस घुस गया तो मेरा शरीर उससे क्या करेगा, लड़ेगा, टिश्यू टिश्यू लड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा जो बॉडी है वो उसके खिलाफ क्या करेगा, मान लीजिए, अब देखिए हम पहले क्या बताएं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ना हर जगह फैले होते हैं, फैले होते हैं, इसका मतलब हर जगह रोग रोग पैदा करते होंगे रोग पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते होंगे भाई साहब। तो फिर इससे रोका कैसे जाए सर, इसको कैसे मतलब हम रुके इससे, ठीक है। कहा गया, हाँ, अब भाई तो रुकेगा कैसे भाई, तो होता क्या ना कि भगवान ने जब हमें बनाया, बहुत खूबसूरत से बनाया, आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, बहुत टाइम लेके बनाया, उन्होंने हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर दी। जब भी कोई जब भी कोई टेररिस्ट हमारे शरीर में घुसेगा, जैसे माइक्रोजम्स क्या है, एलियन है या टेररिस्ट है, हमारे शरीर में मतलब हमारे टेरिटरी के अंदर घुसेगा, तो हमारा शरीर बोलेगा अच्छा ये कौन है, कंट्रोल अवेयर हो जाएगा, अरे तोरी के ऐसे कैसे हमारे टेरिटरी में घुस गया, ऐसे कैसे हमारे बॉडी में घुस गया तुम, क्या करेगा हमारा शरीर, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, और जो भी घुसपैठिक किया है ना माइक्रोब्स वायरस, टिश्यू टिश्यू गोली मार के उड़ा देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स डेवलप करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, और जब से इम्यूनिटी डेवलप किया डिशुम डिशुम करके उसको खत्म खत्म कर दिया, उसके बाद जब, तो हमारे शरीर में आए दिन हमारे हर तरफ बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन देखना हर बार हम तबीयत खराब नहीं होता, हम तो कुछ खा लेते हैं भाई, गली मोहल्ला के बच्चा को देखो ऐसे नंगा घूमते रहते हैं, तबीयत खराब नहीं होता है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा बाहर निकल गए तबीयत फीवर है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग नहीं है भाई, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग है, दिन भर एसी में बैठल रहेंगे, का घर से पैदा हुए तब से लेकर अभी तक एसी में है, ठीक है। जैसे बाहर निकले कार से गए वो भी एसी में है, जहाँ पढ़ने जाते हैं क्लासरूम उसमें भी एयर कंडीशन, जहाँ कोचिंग में गए वहाँ भी एसी, हर जगह एसी। उनको खेत में ले जाके 2 घंटा काम करा दो, तबीयत खराब हो जाएगा, अगले 3-4 दिन एब्सेंट मार देंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस लेवल की डेवलप
नहीं हुई है, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमूव्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। अब देखिए क्या, जब वैक्सीनवा जब तुम लगाते हो उसके बाद का वायरसवा नहीं आता है, आता है बुआ, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन क्या फिर से कोविड हो जाएगा तुमको? नहीं, जनरली नहीं होता है। अब देखिए पोलियो जब फैला था ना बाबू, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है, हाँ, आपके प्रचार देते हैं 2 बूंद जिंदगी के लीजिए, स्टेशन पे जाओ, बस स्टेशन में जाओ, आशा जो वर्कर है बहुत अच्छा काम करते हैं वो, मतलब उनका तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए, मतलब हर किसी को पोलियो का दवा बच्चों को, ठीक है। तो जरूरी क्यों है ना कि वो जनरली जो पोलियो का जो बीमारी होता था ना बच्चों को ज्यादा पकड़ता था, तो वैक्सीन वो तो एक तरह का वैक्सीन है। कैसे भैया? अब देखिए भैया होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको पता है ये हमारे अंदर बीमारी आएगा तो क्या करेगा, हमको हार्म कर देगा। तो एक काम करते हैं ना, अगर हमारा शरीर इम्यूनिटी डेवलप किया तब तो सही है भाई, तब तो हम बच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमारा शरीर इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाया, तब क्या होगा? तो हो गया रे पोलियो रे दादा। इसीलिए क्या होता है, पहले ही पोलियो का ड्रॉप हम ले लिए, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी वो समझ जाएगा कि अगर इस टाइप का अगर कोई रोग आया तो उसको ऐसे ही ठुसुम ठुसुम करके पहले ही बाहर, बॉर्डर से बाहर कर देना है। इसीलिए कुछ लोग होते होंगे बोलते होंगे अब मैया निकल गई ना, स्मॉल पॉक्स निकल गई ना, दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। होता क्या है कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया और आप उसके बाद ठीक हो गए ना, तो आपका शरीर क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते होंगे एक बार मैया निकल जाइए ना, ठीक है, चेचक बोलते हैं, तो दोबारा नहीं होगा। वैसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार आप ठीक हो गए ना, तो आपके शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर चुका है, इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है। अब वो दोबारा स्मॉल पॉक्स आएगा तो वो तो समझ चुका है भाई ऐसे आएगा तो हम उसको काम तमाम कर देंगे, तो जैसे वो आएगा वैसे ही उसका काम तमाम कर देगा और उस तरह आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। यही काम होता है वैक्सीन का। तो क्या वैक्सीन बीमारी के बाद दिया जाता है कि बीमारी से पहले? बीमारी से पहले दिया जाता है, उसको वैक्सीन बोलते हैं। बीमारी के बाद मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब वैक्सीन का फॉर्म क्या होता है, सुई से डूब उस जिंदगी में, अभी तो नेजल डोज भी आ गया है, लगा लेना, ठीक है, बूस्टर डोज, पता नहीं कब कोविड आ जाए। बहुत बदमाश आदमी है ये, आदमी का है वायरस है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट अ माइक्रोब इफ इट अगेन, इफ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. समझ में आ गया? वही अंग्रेजी में पूरा छाप दिया है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। सुने होंगे बहुत सारा आता है स्कीम, भारत सरकार भी लॉन्च करती है कि हमें एकदम क्या करना है, टीबी को एकदम जीरो कर देना है, कम करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1790। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक आदमी है ये, बहुत। पता है क्या किए थे ये, कहानी सुनिए। एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का यूज किया था स्मॉल पॉक्स 1798 में। 1798 यूरोप में अभी क्या आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था यूरोप, इंग्लैंड में, ठीक है। अब हुआ क्या ना, अमेरिका कब आजाद हुआ बाबू, अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 1776 में आजाद हुआ। उसका फ्रेंच में रिवॉल्यूशन चलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1798 के आसपास हुआ क्या कि एडवर्ड जेनर एक तरह के साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने डिस्कवर किया वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स। हुआ क्या कि एक गांव था, उसमें सबको स्मॉल पॉक्स फैल गया, पूरे शहर में स्मॉल पॉक्स फैला हुआ है। लेकिन एक गांव था ना जहाँ स्मॉल पॉक्स लोगों को हुआ ही नहीं, पूरा शहर तबाह है, लेकिन एक जगह लोग खुशी मना रहे हैं। खुशी क्या मना रहे हैं, उनको इन्फेक्टेड ही नहीं हुआ। ये तो बड़ा चमक की बात है यार, पूरे लोग दाएं दाएं किए हैं, और ये लोग तो मस्ती में जी रहे हैं। तो जनरली वो जो एरिया था ना बाबू, वो एरिया में जनरली दूध बेचने वाले या गौशाला काम होता था, मतलब एनिमल हस्बेंड्री होता था। तो पाया गया ये कि वहाँ के जो लोग थे ना बाबू, वो काउ पॉक्स एक बीमारी से ग्रसित थे। किससे? काउ पॉक्स बीमारी से लगा हुआ था, ठीक है। और वो ग्रसित थे और उन्हें क्या हुआ, ठीक है। जैसे वैक्सीन जो वर्ड है ना बाबू, उसका मतलब होता है वैकेना। कौन वैकेना? स्ट्रेंजर थिंग वाला नहीं रे बाबा, वैकेना तो बहुत खतरनाक था। स्ट्रेंजर थिंग सीजन 4 पूरा शहर को तबाह कर दिया, वो वैकेना नहीं, वैकेना, ठीक है। वैक्सीन जो वर्ड ड्राइव्ड है वैकेना से। अब जो वैकेना है ना, इसका मतलब होता है काउ, ठीक है। अब देखिए, अब वो जो ग्वाले लोग थे, मतलब जहाँ लोग दूध बेचते थे, उन्हें किसी को बीमारी हुआ ही नहीं है स्मॉल पॉक्स का। तो उन्होंने क्या देखा ना, उन्होंने चेक किया तो फिर पता चला क्या कि उन्हें एक अलग बीमारी है, काउ पॉक्स, ठीक है। तो फिर पाया गया कि जो पॉक्स है ये भी पॉक्स है, मतलब दोनों वायरस है। पता चला क्या कि जिसको काउ पॉक्स है ना उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है।
तो फिर दिमाग लगाया, एक काम करे क्या, ये जो ग्रसित काउ पॉक्स के लोग हैं, ठीक है, ये तो सह ले रहे हैं, इनको तो काउ पॉक्स है लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये जो है मतलब एक लड़का था, बच्चा था, उसमें से क्या उसका ब्लड निकाल के, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, मतलब ये जो जो भी मटेरियल था काउपॉक्स का, तो उसका निकाल के एक हेल्दी पर्सन में डाल दिया जिसको कुछ नहीं बीमारी था, उसमें डाल दिया, फिर उसको भेज दिया, ले जाओ स्मॉल पॉक्स वाले एरिया में, उसको बीमारी हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम ये था ना, स्मॉल पॉक्स बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, बहुत लोग मर रहे थे स्मॉल पॉक्स में, लेकिन काउ पॉक्स से ज़्यादा लोग मर नहीं रहे थे, ये भी तरह की बीमारी था लेकिन इससे ज़्यादा लोग मर नहीं रहे थे, मोर्टेलिटी रेट स्मॉल पॉक्स की ज़्यादा थी, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा स्मॉल पॉक्स हो रही थी, बहुत ही खतरनाक था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग थे सबको काउ पॉक्स का दे दिया। अब वो लोग क्या हुए ना, इम्यूनिटी डेवलप कर पाए, जिसके कारण स्मॉल पॉक्स डेवलप ही नहीं हुआ उनमें, आया लेकिन कोई उखाड़ नहीं पाया, ठीक है, मतलब मरने से अच्छा जिंदा रहो भाई, एटलीस्ट काउ पॉक्स ज़्यादा उतना हार्श नहीं था, ठीक है। तो इसी टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने ये जो कर्तव्य किया, ये जो बदमाशी जो की, उसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन। उन्होंने वैकना मतलब होता है काउ, तो फर्स्ट टाइम जो हुआ ये काउ पॉक्स से ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, वैक्सीन। बचपन में देखना है एकदम सुई पे सुई देते हैं, आंगनबाड़ी में एगो कार्ड मिलता था, ठीक है, एकदम 2 सप्ताह पर है इंजेक्शन हाउ इंजेक्शन, कहाँ है बच्चा सब चिल्लाता है। टीवी न्यूज़पेपर भी आप देखते होगे कि वैक्सीन का न्यूज़ आता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, ठीक है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड फाइनली लेड टू इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलता है, कैंपेन मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उसके बारे में बताते हैं लोगों को, ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, मतलब डिजीज के बारे में हर चीज़ बताते हैं और बताते हैं कि इसका समाधान क्या है, उसी को क्या करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इसको कैंपेन चलाया गया, जिससे क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स धीरे धीरे मतलब हर जगह से खत्म हो चुका है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम वैक्सीन टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। आजकल जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल में बनाई जाती है बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए। अब आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे रे बाबा, तो देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, हमने पहले ही बता दिया, क्या करेंगे, नाइट्रोजन है कहाँ एटमोस्फेयर में, उठाएं कितना परसेंट है हुआ, 78 कि 79% है, ठीक है, तो उतना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, निफजीन होता है बैक्टीरिया के अंदर, निफजीन NIF निफजीन, वो क्या करेंगे, डालेंगे और फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट कर, फिर अमोनिया से कुछ नाइट्रेट में और नाइट्रेट के फॉर्म में वो ले लेता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। फिक्सिंग फिक्सिंग मैच फिक्सिंग, वो वाला फिक्सर नहीं, जो कि फिक्स करे किसको, नाइट्रोजन को, उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सर। बुझाया, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, NIF क्यू नाइट्रोजन और F, इसमें जो होता है जीन उसको बोलते हैं निफ जीन। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट कैसे, कैसे क्लीन को इन्वाइट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि बहुत लोग गोबर है, छिलका है, किचन के छिलका है, जो भी है सब उठा उठा के हम लोग एक जगह फेंक देते हैं, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है ना, एक पीठ होता है, पीठ में गड्ढा होगा उसमें रख देंगे, पर सड़े हुए पत्ते डाल देंगे, गोबर डाल देंगे, कुछ मिट्टी डाल देंगे, छिलका डाल देंगे और उसको फिर कवर कर देते हैं। उसके बाद कुछ अर्थवर्म को डाल देंगे ना, तो वो क्या करेगा, अर्थवर्म ऊपर नीचे जाता है, उसको कंपोस्ट बना देता है, और वही कंपोस्ट बाद में क्या खेतों में यूज कर लेते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मान लो जो देखते हो पत्ते, पत्तेझड़ है, पत्ते आते हैं फिर सड़ते हैं, फिर वही जो भी नाइट्रोजन वाइट्रोजन मिनरल जो पत्ता में रहता है वो सॉइल में जाता है, फिर सॉइल से फिर प्लांट डेवलप होगा। तो ये साइकिल चलते जाता है, कार्बन साइकिल्स को बोलते हैं, कुछ नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, तो ये सारे साइकिल चलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन होते जाता है। पहला हिसाब चुकता होता है, फिर से आया, फिर हिसाब चुकता होता है, पत्ते फिर बढ़े, झड़े, फिर मिट्टी में मिले, फिर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स दिए, फिर वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को गया, फिर पत्ते डेवलप हुए, ये सारा साइकिल चलते रहता है। अब चलिए, वही है सारा।
हार्मफुल माइक्रोब्स, अरे बाप रे, हार्मफुल भी होते हैं ना। तो बेनिफिशियल तो देख लिया कि बहुत काम आता है, वैक्सीन बनाता है, मेडिसिन बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, घर में किचन में होता है। भाई इसके हानिकारक प्रभाव को भी देख लिया जाए, है हर चीज, तो हर चीज के फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही होते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called पैथोजेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो कि बीमारी को बढ़ाते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजेन। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे खाना को भी खराब कर देते हैं। बहुत बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे खाना को खराब कर देते हैं। जैसे गर्मी के दिन में खाना 10 घंटा के लिए छोड़ दिया तो 11वां घंटा में खाने लायक नहीं होता, महकता बहुत है, क्योंकि उसके अंदर पैथोजेंस बैक्टीरिया जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो हमारा खाना फर्मेंट कर चुके थे, हमें बहुत बेकार महकता है, छी। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब कौन ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस? अब ह्यूमंस में जो डिजीज कॉज करने माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या है भाई? पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम सांस लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म गया, और जब वाटर पीते हैं तब भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है, और जब खाना खाते हैं तो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। किसी के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक, बतिया रहे हैं, मुंह से थूक निकल रहा है, ठीक है, बात कर रहे हैं, चुई चाय से यहाँ तक हमारा, यहाँ तक बतिया रहा है, ठीक है, बात कर रहा है और उसके माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ना, उसको पैथोजन है, मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया, और आ गया तो हमारा भी काम तमाम करना शुरू कर देगा। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease. वैसे डिजीज जो कि क्या होते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में जाते हैं, हवाओं के थ्रू, पानियों के थ्रू, खाने के थ्रू, या कांटेक्ट के थ्रू। हाँ वही जो समझ रहे हो वही, ठीक है, कांटेक्ट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल्स ऑफ सब डिजीज इंक्लूड कलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और टीबी। समझ में आया? तो ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट ना, ठीक है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. जब भी हम छुई करते हैं ना, बाबू रुमाल रखा करो, ठीक है, इना के पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, वहाँ छाई छुई किए हुए हैं, अपने तो गए सनम, दूसरों को भी ले गए, ठीक है, तो वैसे नहीं करना है, रुमाल लेना है, छुई करना है, ऐसे हाँ तो रुमाल निकालो, छुई दे मारो, फिर पॉकेट में रख लो, ठीक है, फालतू का बेइज्जती नहीं कराना है अपना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम तो जाएंगे, हम तुमको भी ले चलेंगे, बैक्टीरिया को भी मजा ही है, ठीक है, वायरस को मजा ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब एयर कॉन्टैक्ट में कोई छींक मारता है या कोई स्नीजिंग करता है, तो क्या होता है कि वो जो वायरसेस और बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, और हम भी उससे क्या हो सकते हैं? छूई छाई करना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखते हुए ये एक कॉमन बात है, जब भी कोई ठंडी का मौसम आता है ना, तो बच्चे छाई छुई, पूरा क्लास छाई छुई करने लगता है, क्योंकि वो फैलते रहता है, और ये एक अनहाइजीनिक प्रॉब्लम है। लड़के जब हैं तो भाई रुमाल रखिए ना, तो रुमाल नहीं रख सकते हो, रखो रुमाल, छुईते करो, रुमाल पर रख लो, ठीक है। These are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. तो कुछ भाई कैरियर होते हैं। कैरियर क्या होते हैं? जो कि एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उनको बोलते हैं कैरियर, ठीक है। जैसे गुड्स कैरियर, ट्रक के पीछे लिखा आता है गुड्स कैरियर, तो करते क्या, एक माल ढुलाई का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम करते हैं, उसको कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो डिजीज कैरियर मतलब एक बीमारी को, मतलब एक इन्फेक्टेड से लेकर हेल्दी पर्सन में जो लेके जाता है ना, उसको बोलते हैं कैरियर। मच्छर जो होता है ना, हाउस फ्लाई, बहुत ही खतरनाक चीज है बहुत ही चीज को मार तो पच दे, पूरा खून निकल जाएगा, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को फैलाती है। ये मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी तो बहुत प्यारी ऑर्गेनिजम्स है। ये होती है ना मच्छी, माछी क्या बोलते हैं इसको यार, मच्छर, ठीक है, या फ्लाइज, ठीक है, एक तो हाउस फ्लाई। ये सब क्या होते हैं ना, देखना भिन भिन करते थे, भिन भिन कहाँ कचड़ा कूड़ा में बैठी है, नगर पालिका वाला कचड़ा आ रहा है उसमें बैठी है, झिन झिन, फिर घूमते घूमते तुम्हारे घर में आ गई, पता नहीं वो कहाँ जाके बैठी थी, पोलिथीन वोलिथीन कहीं कचरा वचरा में फंसी थी, और वहीं से उड़ते उड़ते तुम्हारे क्या बोलते हैं
मस्त गगन पंछी वाली उड़ती उड़ती तुम्हारे घर में एंटर कर दी। अब तुम वहां खा रहे हो, ठीक, पता चला कि जहां वो बैठी थी वहां से एक ड्रॉप पे वहां बैठी थी, पता चला वहां टीवी का कुछ था, ठीक है। बैठी, बैठने के बाद ऐसे मस्त गगन पंछी की तरह तुम्हारे रूम में इंटर की। मस्त तुम खाना खा रहे हो बैठी वहां पे, वो टच की और वो निकल चली। फिर मस्त गगन जैसे उड़ रही, लेकिन तुमको क्या किया, तुम उसको खा लिए। अब बउआ जैसे तुम खाओगे, अगर तुम्हारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब तो फाइट कर लेगा वो डिजीज से, लेकिन नहीं किए ना तो तुम्हारा भी मम्मी तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, ये हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक कैरियर होते हैं। Pathogens stick to their bodies when these fleas sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। इसलिए काहे बोलते हैं एकदम साफ सुथरा होटल में खाना खाओ, नहीं जाके बगले में नाली जा रहे हैं पानी पूरी खा रहे हैं, छी, ठीक है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food, ठीक है। तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ खाओ, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन वहाँ खाओ क्योंकि वो सुरक्षित है, वो पैक रहते हैं, शीशे में पैक रहते हैं। दूसरा जगह एकदम ऐसे ही कर रहा है, मत फ्राई मार रहा है, इधर मछली भीन भीन कर रही है, 5 रुपए में एक समोसा खाइए और निकलिए, अगले दिन 500 रुपए का इलाज कराइए। वैसे काम नहीं करना है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अभी जो मॉस्किटो एनोफिलिस उसमें भी फीमेल, बाप रे बाप, सब कोई जानबे करता होगा। अभी देखो ये फीमेल है ना, खाली फीमेल मच्छर काटने से ही क्या होता है, बीमारी पैदा होती है। मेल नहीं काटता भाई, मेल को कोई काम नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं करता, वो खाली अपन काम करता है, मस्त गगन उड़ते रहता है और जो हो गया उसका काम होता है ना वो करते रहता है, बोलने समझने सब काम करता है। ये जब, लेकिन जो फीमेल है ना बहुत ही बदमाश है, जीने नहीं देती है। अपने तो ऐसे ही भिन भिन जा रही है और दूसरे को काट के पूरा बीमारी फैला देगी। तो ये फीमेल है ना बाबू, बहुत फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की हम बात करें, बहुत ही बदमाश होती है सब। खाली ये क्या करते हैं, डिजीज को कैरी करती है, ठीक है। और ये जैसे मलेरिया, ठीक है, किसी को हुआ है मलेरिया, काटी है, वहां से लाई, ठीक है, फिर दूसरे हेल्दी पर्सन में डाल दी, फिर आके उसको काटी, फिर उसमें अंडा, वो अपने अंदर क्या करती है, खून ये एग आई, और करने के बाद क्या होती है कि फिर से वो तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में क्या करती है, डिजीज को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और ये जनरली जो लेती है ना वो प्रोटोजोआ होता है। अब देखो यहाँ फीमेल एनोफिलस की बात हो गई, तो मलेरिया जो कॉज होता है, ठीक है, वो तो प्रोटोजोआ से कॉज होता है, लेकिन इसका जो कैरियर होता है ना वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। उसी तरह दूसरी फीमेल, फीमेल एडीज, ये भी फीमेल ही है, ठीक है। ये डेंगू काम करती है, डेंगू को फैलाती है, ठीक है, ये भी फीमेल ही है। इसमें भी मेल का कोई काम धाम नहीं है, वो भी अपना मस्त पंछी गगन उड़ते रहता है, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया को कैसे रोकेंगे भाई, रोकेंगे ना भाई तो मलेरिया होते रहेगा, डेंगू होते रहेगा। डेंगू और मलेरिया के जिस तरह लोग फैल रहे हैं ना, जिस तरह हॉस्पिटल में भीड़ लगा रहे हैं, बहुत चिंताजनक बात है। तो आप भी सुरक्षित रहो, ठीक है, नेट उट लगा के सोया करो, ठीक है, कहीं भी काट देंगे पता चले कि बीमारी है, और ये सब सीवियर बीमारी भी हो सकती है। अगर शुरू शुरू में ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉज करती है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जमीन पे नहीं पानी में रहना पसंद करते हैं। वन शुड नॉट लेट वाटर कट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट। इसलिए क्यों बोलते हैं कि अपने आप सब आस पास जनरली देखना, जहाँ मलेरिया और डेंगू के पेशेंट होते हैं ना, देखना शहर के इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं। शहर के इलाके अगर साफ सुथरे हैं, मतलब एक पॉन्ड है, ठीक है, पता चले कचरा फेंक रहे हैं, बारिश आया पूरा कचरा फूल है, उसमें क्या होता है ना, हनीमून पीरियड हो जाता है। मस्त हमको फूड मिल ही रहा है, मतलब खाते जाओ पचाते जाओ और पूरा रिप्रोडक्शन करके पूरा फैला देता है सब मॉस्किटो। और मस्त पंछी उड़ते उड़ते तुम्हारे घर में गया, तुम सोए हो, काटा, मच्छरदानी लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए गया काटा और तुमको भी मलेरिया फैला दिया। इसलिए बोला जाता है कि अपने आसपास जो भी गड्ढे होते हैं ना, जब बरसात के मौसम में फैलते हैं बहुत ज़्यादा, उसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसमें उसका बच्चा पनप रहा हो। क्योंकि मॉस्किटोज कहाँ पनपते हैं, पानी में, समझे, पानी पानी हो गई वाला। वन शुड नॉट लेट वाटर कट एनीवेयर इन कूलर्स। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. अब देखो, by keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. अब जब पानी वहां, अब देखो मच्छर कहाँ होगा, पानी में, पानी नहीं रहेगा तो कहाँ होगा, होगा ही नहीं भाई। तो इसीलिए अपने एरिया के आसपास ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ, करते रहना है घर पे काम, ठीक है, करते रहना। अब देखिए
बहुत मेजर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ह्यूमन डिजीज दिया गया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो किस डिजीज को कॉज करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है, उसका कारण क्या है, उसको रोक कैसे सकते हैं। तो टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और पोलियो हो गया। टीबी बैक्टीरिया के कारण, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो सब क्या है, वायरस है, ठीक है। ये सब किसके थ्रू फैलते हैं, एयर के थ्रू। पोलियो वाटर के थ्रू भी फैलता है। चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट मतलब किसी को टच किया उसको चिकन पॉक्स है, तुमको भी चिकन पॉक्स। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कीप पेशेंट इन आइसोलेशन, मतलब एक आदमी को किसी अकेले घर में बंद कर दो, ताला वाला मत मार दो, मतलब बंद करने का मतलब उसको थोड़ा दूर कर दो, क्योंकि दूसरा अगर जाएगा ना उससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है। कीप द पर्सनल बिलोंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उसके जो पर्सनल सामान चीजें है ना, मतलब एक रूम है ना उसमें उसके सारी चीजें रहने दो, उसको भी उसी में रहने दो जब तक वो ठीक ना हो, ठीक है। फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और वैक्सीनेशन क्या है, जब एज हो ना, टाइम हो, उस एज पे मतलब जो भी उसका उम्र हो रहा है उसके हिसाब से उसको वैक्सीन देनी चाहिए, इससे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। कॉलेरा एंड टाइफाइड, बाप रे बाप, मतलब टाइफाइड तो लगता है आजकल कॉमन हो गया लोगों को, है फीवर होता है उसको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, ये किसके थ्रू होंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, गंदा पानी पिए, ठीक है, गंदा पानी पिए उसके कारण क्या होगा, कॉलेरा और टाइफाइड हो जाता है। इसके लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, अपने आसपास साफ सफाई रखे भाई, साफ सफाई रखिए ना, क्या दिक्कत है। कंज्यूम प्रोपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, ठीक है। अब क्या है कि ड्रिंक वाटर जो होता है ना बॉइल पीजिए, बॉइल पीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ ये सब बैक्टीरिया नहीं पैदा होता, रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो बॉयल कीजिएगा ना, तो गर्म पानी पीते रहिए, ठंडी के दिनों में जनरली ये सब ज़्यादा फैलता है, तो बॉयल वाटर पीना चाहिए। हेपेटाइटिस से एक तरह का वायरस है, तो ये किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, गंदा पानी पीजिएगा ना जिसके अंदर ये डिजीज होगा वो भी उसके थ्रू हो जाता है। इसके लिए भी क्या है, वैक्सीनेशन लीजिए और बॉइल्ड वाटर पीजिए। मलेरिया, हर कोई जानता है इसके बारे में, प्रोटोजोआ के कारण होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और ये किसके थ्रू होता है, ट्रांसमिशन मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट, रेपेलेंट, रेपेलेंट आता है ना, ऐसे ऐसे चेहरा पर लगा लो, शरीर में लगा लो, सो जाओ, नहीं तो उससे ऐसा जब झंझट वाला काम है, आराम से मॉस्किटो नेट यूज करो, ठीक है। अब मस्त तुम भी सो जाओ, क्या दिक्कत है। Some of the common diseases affecting humans, their mode, transmission and few general methods of prevention are shown. वही था, ठीक है। आगे देखिए, रॉबर्ट कोच बाबा, ये भी बहुत 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 कोच पोस्टुलेट, बाप रे बाप, ये भी एक तरह के महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने एंथ्रेक्स का नाम सुना है बाबू, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी एक तरह का बीमारी है बाबू, ठीक है। ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है, ये जो कॉज होता है ना किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, इस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। रॉबर्ट कोच 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरियम विच कॉजेस थ्रैक्स डिजीज, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया का जो कि एंथ्रेक्स डिजीज करता था। एंथ्रेक्स डिजीज कैसे होता है, देखो बाबू, एंथ्रेक्स डिजीज पशुओं को होता है। अब क्या हुआ कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, शिप जो होती है ना उसको एंथ्रेक्स बैक्टीरिया लगा हुआ है, उसके जो ऊन कलेक्ट किए, वूल कलेक्ट किए, आफ्टर कलेक्शन ऑफ वूल उसको अब प्रोसेसिंग में डालते थे। जो प्रोसेसिंग करते समय जो महिलाएं होती थी ना, जो प्रोसेसिंग करती थी, रीलिंग, ये सब काम जो करती थी, वो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाती थी, ठीक है, ये कॉमन था। फिर रॉबर्ट कोच ने इसको फाइंड किया तो पता चला ये तरह का क्या है, एक तरह का बीमारी है, ठीक है। Several microbes not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax in a is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Foot and mouth disease होता है जो कि कैटल में होता है, गाय भैंस में देखा जाता है, बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको सरवाइव करना, ठीक है। तो ये तरह का क्या है, एक तरह का ये भी वायरस ही, वायरल डिजीज ही है। अब आगे देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स, तो ये सब पढ़ लिए। अब पौधों में कौन कौन से बीमारियां होती है ये भी तो जाना जरूरी है। आदमी के बारे में पढ़ लिए, बेनिफिशियल पढ़ लिए, हार्मफुल पढ़ लिए, कौन कौन किसके कारण, कौन इसको साथी है कौन इसका शत्रु है, सब पता चल गया। भाई प्लांट्स के भी तो कुछ माई बाप है कि नहीं है, ठीक है, उन्हीं के कारण हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, उनके बारे में तो पढ़ लिया जाए। Several microbes cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. Others में जितना भी आ गया सारे मान लो, क्या दिक्कत है। The disease reduce the yield of crops. टेबल देखिए, देख लीजिए टेबल। अब देखिए जैसे एक डिजीज है सिट्रस कैंकर, नींबू देखो ना बाबू, नींबू के घर में लगा होगा, नींबू जाके देखना, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर आ जाता है, वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया है।
उसका पूरा इंटरनल का जो जूस होता है उसको खत्म करने लगता है, सड़ाने लगता है। ये किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ वीट, वीट जो होता है ना उसकी पत्तियां, जाके देखना रेड, जो लीफ होता है ना उसके ऊपर रेड रेड स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, ये फंगाई के कारण होता है, ये एयर और सीड्स के कारण फैलता है। अगर इन्फेक्टेड सीड यूज करेंगे ना फिर भी वो हो जाएगा। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, जो भिंडी की जो पत्तियां होती है उसमें देखना येलो वेन मोजाइक होता है, मतलब पारदर्शिता पीला पीला दिखेगा। ठीक है, उसका पत्ता जो होता है पीला पीला दिखेगा, मोजाइक फॉर्म में दिखेगा। तो वो होते हैं वायरस के कारण होते हैं। और ये कॉज कौन करता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट इसको क्या कॉज करता है? क्या वायरस के कारण ये होता है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो कि कैरियर करता है, वो कौन है? इंसेक्ट। इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जो कि उस माइक्रोब्स को खत्म ही कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग, बाप रे बाप। कुछ लोग होते हैं जैसे हॉस्टल में जो रह जाते हैं, जनरली जो शहर में रहते हैं, देखना फूड पॉइजनिंग का बहुत प्रॉब्लम है यार। हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पता चले कि फूड वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रहा है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल फीवर वॉमिटिंग सब एक साथ हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोब्स। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लो कि एकदम दाल चावल रखे थे, मस्त बना के रखे थे, अब क्या हुआ कि वही हमारा दोस्त आ गया पिज्जा लेके, बाबू पिज्जा खाते हैं ना समोसा खाते हैं, कहाँ ही खाना बनाए, रख दो। अब तो खाना बन गया ना बाबू। ठीक है, खाना बन गया उसको रख दिए। ठीक है, अब याद नहीं आया, अब पिज्जा विज्जा खा के सो गए, अगले दिन आए बोलेगा अरे यार कौन खाना बनाएगा, ऐसे ही खा लेते हैं। अब तुम खा लिए थोड़ा और बस, खाने के बाद क्या हुआ, वो जो फूड रखा हुआ था, गर्मी का सीजन चल रहा, ठंडी में तो खा सकते कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का सीजन चल रहा था और वो फूड स्पॉइल्ड हो चुका था, किसके? बैक्टीरिया के कारण। अब खाए, बस हो गया फूड पॉइजनिंग। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कभी कभी तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया जो होता है ना, जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमनी के तबीयत बिगड़ल शुरू हो जावत है। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। फूड पॉइजनिंग खाने से, खाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्वस्थ खाना इम्पोर्टेंट है, फ्रेश खाना बहुत जरूरी है, ना कि जो मिल रहा है वही खाते जाओ ठूसते जाओ। वो भी ऐसा भी फूडी नहीं बनना है, फूडी ऐसा बनना है जो कि फ्रेश हो, हेल्दी हो, हाइजीनिक हो। अगर फूड पॉइजनिंग वाला खाए तब तो सारा फूडी वूडी में हो जाएगा, फूडी वुडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हाँ ठीक है, फ्रिज रख लो, रेफ्रिजरेटर रख दो, उसमें रख दो, नहीं खराब होगा। अब समझते फूड प्रिजर्वेशन, कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे बाबा? ठंडी के दिन में तो हवा 8 दिन 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, तो उसमें तो 2 दिन तक कुछ हो जाए खराब नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। गर्मी के दिनों में कैसे फूड प्रिजर्व करेंगे? ठीक है, अब ये सारी चीजें हम देखते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व गुड फूड एट होम? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and a bad taste and change color. छी छी छी। Is spoiling of food a chemical reaction? देखते हैं। बोल रहा है ये कि जो फूड होता है ना बाबू, तुम भी देखो हम भी देखे हैं, और वो आ जाता है खराब हो जाता है, कैसे महकता है, खराब महकता है ना, केमिकल सीक्रेट करते हैं, वही केमिकल रिएक्ट कर जाता है हमारे फूड मटेरियल से और वैसा स्मेल गंदा सा आता है और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब देखिए, अब सर जो आप बात बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कहा सर कुछ भी बोलते रहते हैं। पका हुआ आम है, खाए छोड़ दिए, 2 दिन के बाद वो सड़ गया। हमारी जो दादी है घर पे, वो तो पक्का आम को काटती है, कच्चा आम को काटती है, पिकल डालती है, नीमक डालती है, हल्दी मसाला डालती है, 2-2 साल के बाद हम लोग खाते हैं, नहीं खराब होता है। कहा सर कुछ पढ़ाते रहते हैं फालतू का चीज। अरे बाबा वो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो होता है ना, जो पिकल्स, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स जो यूज करते हैं ना, ऑयल हो गया, साल्ट हो गया, मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, वो हमारे जो मैंगो होता है ना उसको प्रिजर्व करते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक हमारा जो पिकल्स होता है वो कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब इसको प्रिजर्व करने के कुछ तरीके हैं भाई, चलिए उस तरीकों को हम पढ़ते हैं। केमिकल मेथड समझते हैं, कॉमन साल्ट क्यों यूज करते हैं, नीमक है, 1 लाख के पनीर लिया के बना लो और तनी मनी नीमक न डालो, कैसा लगेगा? बहुत खराब। ठीक है, तो साल्ट हैज अ इम्पोर्टेंट, salt is important ingredients in our food. Salts and edibles oils are the common chemicals used to check the growth of organisms. जहाँ तेल आ गया, जहाँ साल्ट आ गया, वो हमारे कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रोक देते हैं डेवलप होने में।
दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। हम अपने अचार में इसलिए नमक डालते हैं, एसिड डालते हैं, ताकि जो हमारा अचार है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उससे हमारा कोई माइक्रोब्स अटैक ना हो। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और कॉमन प्रिजर्वेटिव। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है रे बाबा ये सब। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि हमारे फूड में, पिकल्स में यूज की जाती है। दीज आर यूज इन जैम्स। ठीक है, जैम खाते हो ना, ब्रेड मस्त खाए रगड़ के जैम मुंह में ठूस रहा है। जैम्स हो गए। स्क्वैशेस, स्क्वैशेस जो जूसेस होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, उसको स्क्वैशेस बोलते हैं। टू चेक देयर स्पॉइलेज, तो इसमें ये सब क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं ताकि ये सब खराब ना हो। जैम होता है ना, जाके उसमें देख लेना इंग्रेडिएंट्स पीछे, किसान जैम जो भी होगा क्या क्या उसमें रहता है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ देखते देखते हम समझते हैं कॉमन साल्ट कैसे होता है। कॉमन साल्ट का आखिर क्या काम है भाई? कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट होते हैं, जो फिश होते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज होता था। ठीक है, तो ड्राई सॉल्ट लिए एकदम रगड़ के रख दिए, अभी बहुत लंबे समय तक बैक्टीरिया उसमें अटैक ही नहीं करेंगे। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, कच्चा मैंगो, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा मैंगो, और टमारिन जो कि इमली होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से कैसे प्रिजर्व करेंगे? तो जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वैशेस हो गया, ये सब शुगर के कारण होते हैं। ठीक है, जो कि मॉइस्चर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना, इसको स्टॉप कर देते हैं। ऑयल एंड विनेगर का यूज करते हैं पिकल्स, because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meats are often preserved by this method. Heat and cold treatment. ठीक, जब किसी चीज को हम लोग बॉयल करते हैं ना, तो बहुत सारे माइक्रोब्स को पहले वो क्या करते हैं, मार देते हैं। पास्चराइज भी, अभी हम क्या बता रहे थे, कॉल लुइस पास्चर, समझ आ गया? पास्चराइजेशन किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था। पास्चर मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। इसको ऐसे ही हम लोग रख सकते हैं। और ये माइक्रोब से क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, और फ्री होते हैं, मतलब नई माइक्रोब्स होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 to 30 सेकंड। 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 15 से 30 सेकंड के लिए डालते हैं और निकाल देते हैं। वो चीड़ निकालते हैं और चीड़ करके स्टोर कर देते हैं। जैसे दूध लिए, 15 सेकंड में डालें, फिर तुरंत ठंडा करके स्टोर कर दें, बस इतना ही। बाय डूइंग दिस it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Got it? Is everything is clear? So let us discuss the next point about storage and packing. तो जब भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, जब मार्केट में सेल किया जाता है ना, एकदम पैक करके एकदम लेबल लगा के पूरे ये सेल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ताकि वो अपने माइक्रोब्स को, इन्वेड को, अटैक को रोक सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम बताए भाई बैक्टीरिया राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द लाइटनिंग। हाँ ये समझो, नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग जब बादल कड़कता है ना बाबू, उस समय भी क्या होता है, नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, बट नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और कहा सर अभी तो बोल रहे लाइटिंग में नाइट्रोजन लगता है, लाइटिंग तो हमेशा होती है, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस बढ़ता घटता रहेगा? नहीं बाबू, नाइट्रोजन गैस की मात्रा हमेशा उतना ही रहती है, चाहे लाइटनिंग आए चाहे ना आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living things, a part of protein, chlorophyll, nucleic acid, vitamins, vital minerals. अब देखिए बाबू, हमारा जो सेल है ना, सेल साइटोप्लाज्म है बाबू, डीएनए है उसमें, प्रोटीन है, ये जितने भी चीजें हैं ना, उसके सबसे, अगर मोनोमर यूनिट की बात किया जाए, तो जो मोनोमर यूनिट है ना, वो बिना नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोटीन हो, इंजाइम हो, कुछ भी हो, हार्मोन्स हो, बिना वो जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स हो सब प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं बिना नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकते भाई। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए समझते हैं कि नाइट्रोजन का आखिर वर्क क्या है।
ठीक है। बिना नाइट्रोजन हमारे शरीर को कुछ चीजें चाहिए होती है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को देने होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, ये सब चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसको 10 ppm से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको 10 ppm से कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। ये 9th क्लास में समझेंगे यार, अगले क्लास में सारी चीज़ देखेंगे। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्यों, ये सारा हम बता चुके हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जो कि सॉइल बैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन के फिक्स करता है और फिर एटमॉस्फेयर से और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है यूजेबल फॉर्म में। अब देखिए, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन क्या वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? एकदम चावल लाए, धान ला के दे दिए, खाओ बाबू, खा पाओगे? नहीं ना। धान तो अवेलेबल है लेकिन उसको खा नहीं पाओगे, क्यों? जब तक वो कंज्यूमेबल फॉर्म में ना आ जाए। उसको फिर कुटवाओगे, मिलिंग में जाओगे, फिर पॉलिशिंग कराओगे, फिर उसको पानी में डालोगे, फिर बॉयल करोगे, तब जाके खा पाओगे, ठीक है। दैट इज यूजेबल फॉर्म, बट द रॉ पैडी वाज नॉट अ यूजेबल फॉर्म। You can't consume raw paddy because that material you can't consume. Your body is not able to digest that type of food, so you have to convert in a usable form. Got it? उसी तरह प्लांट को भी ऐसे कुछ थोड़े खिला दोगे बुआ, उसका भी एक रूल है, रुतबा है भाई। प्लांट है, हम जिंदगी को पूरे पृथ्वी को ऑक्सीजन दे रहा है, कुछ भी खिला दोगे तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को लिया तो बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम हुआ, लेगुमिनस प्लांट में आता है, उसको लेगा, कन्वर्ट करेगा और इसको यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर प्लांट को सप्लाई करता है। गॉट इट? नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो एनिमल होता है जब पता ही खाते रहता है सब, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन उसी से मिलता है। व्हेन प्लांट्स एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब देखिए, एक पतईन था, पतईन किसके कारण हुआ, नाइट्रोजन मिला होगा तो इलोंगेट हुआ होगा, वो पतईन झड़ के नीचे गिर गया। अब पत्ता जब गिरा तो इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, बैक्टीरिया एंड द फंगस विल बी स्टार्ट डिकम्पोजिंग ऑफ दैट पत्ता। और जब पत्ता डिकम्पोज होगा तो उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, उसका क्या होगा, कालिया। उसका ये होगा ना कि वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे वो जाके मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर वही नाइट्रोजन कंपाउंड अगेन किसको मिल जाएगा, किसको मिलेगा, प्लांट को मिल जाएगा। किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। इसीलिए ढाइचा का नाम सुने होंगे, खेतों में देखना गोबर का लोग यूज करते हैं, काउ डंग जनरली यूज करते हैं, मैन्यूर यूज करते हैं, पत्तों को ढाइचा का यूज करते हैं, जिसका क्या होता है, जोत दोगे फिर सड़ा दो, कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना बाबू, और नाइट्रोजन हमारे सॉइल को बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये है साइकिल समझिए, क्या है नाइट्रोजन साइकिल। एटमोस्फेयर है नाइट्रोजन में, ठीक। अब किस फॉर्म में, लाइटनिंग फॉर्म में आया, ठीक। ये लाइटनिंग किस पे गिरा, सॉइल में गिरा, ठीक। अभी जो सॉइल होगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा, ठीक। अभी जो प्लांट था इसको किसने खाया, एनिमल ने खाया। फिर एनिमल क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल क्रिएट करेगा। आफ्टर डाइजेशन द फूड इन एनिमल्स, दैट अनडाइजेस्टेड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। या जब कोई एनिमल मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। फिर उसका भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन, फिर वो सब मिलकर कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। यही तो जीवन चक्र है, दुनिया में क्या सत्य है, यही सत्य है। मर के फिर मिट्टी में जाना है, फिर मिट्टी का हिसाब प्लांट में आएगा, फिर प्लांट को हम लोग कहेंगे। ये साइकिल हमेशा चलते है बाबा। अब देखिए, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। अब देखिए बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर ये क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन होते हैं ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। जब बैक्टीरिया रिलीज करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज में करेंगे, फिर ये नाइट्रोजन गैस किसके पास चला जाएगा, एटमोस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो एक दुगो है नहीं, बहुत है, इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट अमाउंट में हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होती है। अब ये देखिए, ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन था, अब ये किस में आया,
किसके काम किया? बैक्टीरिया जो फिक्सिंग कर रहा था वो किया। अब बैक्टीरिया को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, और फिर नाइट्रोजन सॉइल में चला गया, फिर सॉइल से प्लांट में चला गया। तो हर तरह से ये साइकिल क्या है? कनेक्टेड है। तो ये रही हमारी सारी चीजें। अब कीवर्ड है बाबू, जल्दी क्या होता है देख लिए बाबू। एंटीबायोटिक समझ में आ गया। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बाकी हम